Hello students, how are you? Hope you enjoyed your holidays and the FA1 exams. Now again we are going to start our syllabus. Today we are going to start chapter 3 of history, nationalism in India. The first unit of the chapter is the First World War, Khilafat and non-cooperation movement. Now we start the chapter. In the year after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle. After 1919 के बाद, here in this chapter we are going to read about the national movement after 1919 to 1947 when our country became independent. When Gandhi ji came in India, from then the movement in this chapter is started. 1919 के बाद जो नेशनल मूवमेंट था वो अब नए एरियाज में फैलने लगा था, नए सोशल ग्रुप्स उसमें जुड़ गए थे और स्ट्रगल के नए नए तरीके भी डेवलप हो गए थे. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, ये क्या क्या डेवलपमेंट थे, इनके बारे में हमें कैसे पता चलेगा. व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, और उसमें उनके क्या क्या इम्प्लीकेशंस थे, क्या क्या उसमें नया जोड़ा गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन देश में आ गई थी. इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेज. इसके कारण जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो डिफेंस पर जो सेनाएं थी उन पर काफ़ी खर्चा हो रहा था और उस खर्च को कहाँ से पूरा किया जा रहा था? वॉर के लिए लोन लिए जा रहे थे और टैक्सेज बढ़ाए जा रहे थे. टैक्सेज किस तरह के? कस्टम ड्यूटीज, जो सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज नोन कस्टम ड्यूटीज, ये बढ़ाई जा रही थी और नए नए इनकम टैक्स लोगों पर लगाए जा रहे थे. थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेज इंक्रीज, और इन वॉर के सालों में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी. डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918. 1913 से जो चीज़ों की कीमत 1913 में थी, वॉर से पहले थी, वो 1918 तक बढ़कर डबल हो गई थी. लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, और इसके कारण जो कॉमन पीपल थे, जो आम जनता थी, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉल्ड वाइड स्प्रेड एंगर. गाँव को, जो गांव के लोग थे उन्हें कहा जा रहा था कि वो सोल्जर्स को सप्लाई करे, सोल्जर भेजे, और रूरल एरियाज में, गांव में फोर्सफुली रिक्रूटमेंट हो रहे थे, यानी फोर्सफुली लोगों को आर्मी में भर्ती कराया जा रहा था, जिससे लोगों में काफ़ी गुस्सा था. Then in 1918 and 1920-21 crop failed in many parts of the country. एक तो पहले से ही इतनी प्रॉब्लम थी, ऊपर से 18, 19 और 2021 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसलें फेल हो गई थी. सूखा पड़ गया था या कोई फसलों में बीमारी आ गई थी, उसके कारण फसलें फेल हो गई थी. रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसके कारण
खाने की कमी हो गई थी। दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसी के साथ साथ एक फ्लू की, बुखार की एक महामारी फैल गई थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेमाइन एंड पेंडेमिक एपिडेमिक। और जो 1921 का सेंसस था, जो जनगणना थी, उसके अकॉर्डिंग 12 से 13 करोड़ लोग फेमाइन के, भूखमरी के और इस महामारी का शिकार हो गए थे। People hoped that their hardship would end after the war was over, but that did not happen. लोगों को ये आशा थी कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा उनकी मुश्किलें भी खत्म होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. और उसी टाइम एक नया लीडर आया और उसने स्ट्रगल का नया तरीका बताया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी वो अपनी प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका गए हुए थे, तो वहाँ से जनवरी 1915 में वो इंडिया वापस आए थे। एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट the racist regime with a novel method of mass agitation। वहाँ पर वो रेसिस्ट के, जो कलर के आधार पर, ब्लैक एंड वाइट के आधार पर जो वहाँ पर राज्य था, उसकी लड़ाई हो रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने सक्सेसफुली अपनी लड़ाई की थी। काफ़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़े थे, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, और उसे उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। जो सत्याग्रह का आइडिया था वो किस पर जोर देता था? सच्चाई की ताकत पर जोर देता था, और उसके लिए ज़रूरत थी कि लोगों को सच की खोज करनी चाहिए। इट सजेस्टेड दैट इफ द कोज वॉज ट्रू, और सत्याग्रह का ये मानना था कि अगर कोज सही है, किसी चीज़ का कारण, जो भी आप कर रहे हैं उसका कारण सही है, आप सही कारण से कर रहे हैं। इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और अगर आपका स्ट्रगल, आपकी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर। तब ओप्रेसर के खिलाफ, जो सताने वाला है, जो परेशान करने वाला है, उसके खिलाफ आपकी जो लड़ाई है वो, उसके लिए फिजिकल फोर्स की, शारीरिक शक्ति की ज़रूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग वेंगेंस और बीइंग एग्रेसिव, बिना गुस्सा किए, बिना एग्रेसिव हुए, असत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक जो सत्याग्रही है वो नॉन वायलेंस से, अहिंसा के आधार पर किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कॉन्शियस ऑफ द ओप्रेसर। और ये कैसे किया जा सकता है? जो ओप्रेसर है, जो सताने वाला है, उसकी आत्मा को जगाकर, उसकी आत्मा से अपील करके ये किया जा सकता है। पीपल इंक्लूडिंग द ओप्रेसर हैड टू बी परsuaded टू सी द ट्रूथ। लोगों को, उनमें ओप्रेसर भी हो, दूसरे लोग भी हो, उन पर दबाव बनाया जाना चाहिए, उन्हें मनाया जाना चाहिए कि वो सच को देखें, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रूथ। जबकि लोगों को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट करें। यानी सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए लोगों को फोर्स ना करके उन्हें मनाने की कोशिश की जानी चाहिए कि वो सच्चाई को देखें। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। और इस स्ट्रगल में आखिर में सच की ही जीत होगी। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस
धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन। और महात्मा गांधी को विश्वास था कि उनका जो ये धर्म है नॉन वायलेंस का, ये सारे देश को एक साथ जोड़ देगा। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized सत्याग्रह movement in various places. इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक कई जगहों पर अपने सत्याग्रह को चलाया था। इन 1916 सबसे शुरू में 15 में वो इंडिया में आए। पहले वो सारे देश में घूमे, उन्होंने देखा कि सिचुएशन कैसी है। उसके बाद 1916 में he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system. 1916 में वो बिहार के चंपारण में गए। वहाँ पर जो पीजेंट्स थे, प्लांटेशन सिस्टम में काम करने वाले जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, उनको इंस्पायर किया कि वो अपने जो ओप्रेसर हैं, जो ओप्रेस करने वाले लोग हैं, उन्हें परेशान करने वाले जो उनके प्लांटेशन के ओनर्स हैं, उनके खिलाफ वो स्ट्रगल करे। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर उसके बाद 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स थे उनके सपोर्ट में सत्याग्रह चलाया था। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक द पीजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे रेवेन्यू। क्योंकि जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स थे, एक तो उनकी फसलें फेल हो गई थी, दूसरे वहाँ पर प्लेग की जो महामारी थी वो फैल गई थी, इसलिए लोग टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे। एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। और इसलिए वो चाहते थे कि टैक्स पे करने में, रेवेन्यू पे करने में उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर। फिर 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए। वहाँ पर कॉटन मिल में काम करने वाले जो वर्कर थे उनके लिए एक सत्याग्रह उन्होंने चलाया था। नव द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था? एम्बोल्डन with this success Gandhiji decided to launch a nationwide satyagraha against the Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919। इस सफलता से, क्योंकि गांधी जी ने जो ये 3 मूवमेंट चलाए थे 1916, 1917 और 1918 वाला, इनकी सफलता से वो काफ़ी बोल्ड हो गए थे। इसलिए उन्होंने अब सोचा कि वो सारे देश में एक बड़ा मूवमेंट चलाएंगे, और ये उन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ चलाया था। जो रोलेट एक्ट था 1919 में, रोलेट एक कानून बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसके खिलाफ उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड। ये जो एक्ट था ये जल्दी जल्दी में पास किया गया था सरकार के द्वारा। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ओपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। और जो ये कानून बनाया गया था, इंडियन मेंबर्स इसके खिलाफ थे, उसके बाद भी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसने जल्दी जल्दी में ये कानून पास कर दिया था। इट गेव द गवर्नमेंट इनरमाउस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और इस मूवमेंट ने सरकार को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी
जो इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, एक्टिविटी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी उस टाइम जो भी हो रही थी उन सबको दबाने के लिए, एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, लोग थे जिन्हें जेल में डाला जा रहा था, उन्हें 2 साल तक बिना ट्रायल के ही, बिना उनकी सुनवाई के ही जेल में रखा जा सकता था। महात्मा गांधी वांटेड द नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडेंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। और गांधी जी चाहते थे कि जो ये अनजस्ट लॉ बना है, जो ये अन्यायपूर्ण तरीके से कानून बना है, इसके खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से वो उसके खिलाफ काम करना चाहते थे, विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, और जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ हुई थी।